हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आज यहाँ पे न्यू पैटर्न बेस्ड आर ओ एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि आज हमारा ये 5वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 4 टेस्ट यानी कि न्यू पैटर्न पे बेस ही 4 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। तो इस जो न्यू पैटर्न वाला टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज की विशेषता ये है कि यहाँ पे जीएस और हिंदी जो है आपका पेपर दोनों एक साथ में कराया जाएगा। साथ ही 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा और आपको टोटल प्रश्न जो है हिंदी और जीएस मिला के 200 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। तो 200 में से 140 आपका जीएस का रहेगा और दूसरा पेपर आपका जो हिंदी का अलग से होता था पहले, अब वो पेपर साथ ही में होगा, जिसमें आपके 60 प्रश्न रहेंगे। 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक से हिंदी में 60 प्रश्न रहेंगे। तो ये दोनों जो है पेपर आपको साथ में मिलेगा और जो है यहाँ पे 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे जैसे पहले जीएस के लिए रहता था और 1 घंटे में ही आपको हिंदी सॉल्व करना रहता था, तो बीच में टाइम दिया जाता था। लेकिन इस अब जो है ये सिस्टम, अगर न्यू पैटर्न बेस लागू हो जाता है तो ये सिस्टम नहीं रहेगा अब। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि न्यू पैटर्न लागू हो जाता है? तो क्योंकि अभी जो समिति गठित हुई है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है और किसी भी परीक्षा के बीच में जो बदलाव होता है वो मान्य नहीं होता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पेपर अलग अलग ही होंगे। अगर न्यू पैटर्न जैसे आयोग ने पहले कहा था, अगर वैसा होता है तो इस बेसिस पे भी तैयारी होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को दोनों तरीके से तैयार रखना है अपने आप को। तो चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपनी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हाल ही में यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये जो खिताब जीता गया किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया है आर्यना सेबलेंका के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यूएस ओपन 2024 का जो खिताब है ये आर्यना सेबलेंका ने अमेरिका की जो जेसिका पेगुला हैं इनको हरा करके इन्होंने ये खिताब जीता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का स्थल होगा? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो उड़ीसा भारत में पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का स्थल होगा। इस सुविधा की स्थापना के लिए 3 साल की अवधि में 620 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के संदर्भ में। तो यहाँ पे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में बीसीसीआई के सचिव जय शाह निर्विरोध इसके अगले अध्यक्ष चुने गए हैं। दूसरा कथन है, जय शाह इसके अगले अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले भारतीय हैं। तीसरा यहाँ पे कथन है, यह क्रिकेट और वैश्विक शासी संस्था है एवं इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। चौथा कथन है, इसकी स्थापना वर्ष 1927 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के संदर्भ में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका, केवल 2 कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि युग्म के तहत दिया हुआ है कि केवल 2 युग्म यहाँ पे सही हैं। तो इस तरीके से इसका सही आंसर पता करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। तो बीसीसीआई के सचिव जय शाह जो हैं या निर्विरोध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। तो यहाँ पे ये पहला कथन बिल्कुल सही है। ग्रेग वार्कले वर्तमान आईसीसी अध्यक्ष हैं। इस प्रकार 35 वर्षीय जय शाह सबसे कम उम्र के आईसीसी अध्यक्ष बन जाएंगे। तो सबसे कम उम्र के ये जो है आईसीसी अध्यक्ष बन जाएंगे। वह 5वें भारतीय हैं जो आईसीसी अध्यक्ष बनेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले भारतीय, ये गलत हो जाएगा। यह क्रिकेट की वैश्विक शासी संस्था है एवं इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अब इस कथन को देखते हैं। तो इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। ये कथन बिल्कुल सही है। तो तीसरा कथन भी यहाँ पे सही है। और इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1927। तो यहाँ पे चौथा कथन भी गलत हो जाएगा। तो इस यहाँ पे सही कौन कौन सा कथन है? तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा एवं चौथा गलत है। तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हुआ। तो उत्तर प्रदेश ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई किंग गिद्ध के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित की है, जो दुनिया में अपनी तरह का पहला है। यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया? 0%, 5%, 12% या फिर 18%? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी 5%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें ब्रह्मास्त्र ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। दूसरा कथन है, इसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है ऑप्शन नीचे है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी थीम विकसित भारत रखी गई थी, जिसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। दूसरा कथन है, इस स्वतंत्रता दिवस पर पेरिस ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ी स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। तो कौन सा यहाँ पे कथन जो है यह सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? अमित शाह, अनुराग ठाकुर, चिराग पासवान या फिर नरेंद्र मोदी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष जो चुना गया है अमित शाह जी को चुना गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेमिकान इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर नई दिल्ली? तो सेमिकान इंडिया 2024 का उद्घाटन जो है यह कहाँ पे किया गया? तो यह पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, PMAT-GM हथियार प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी, ये EMP-AT-GM जो है, जिसको मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है, इस हथियार प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। पहला कथन है, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। दूसरा कथन है, इसे हाल ही में पहली बार कंधे पर रखकर रॉकेट लॉन्चर की तरह लॉन्च किया गया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश बन गया है? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में वायुसेना और सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 15,000 फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का सटीक पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया। दूसरा कथन है, भारतीय वायुसेना ने आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को एयरलिफ्ट करने और सटीक पैरा ड्रॉपिंग के लिए अपने एडवांसर प्लेन C-130J सुपर हरक्यूलिस का उपयोग किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उम्र से अधिक के नागरिकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है? तो यह लिया गया है 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें ब्रह्मास्त्र ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। दूसरा कथन है, इसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर ने बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल जो है दूसरा कथन सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ रक्षा विमान एक्सपो का उद्घाटन किया? लद्दाख, लखनऊ, जोधपुर, अहमदाबाद? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दिव्य कला मेला भारत सरकार द्वारा 2022 में विकलांग दिव्यांग कलाकारों को उनके उत्पादों तक बाजार पहुंच प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा कथन है, हाल ही में 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन गोरखपुर में किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि दूसरे जो यहाँ पे दिया हुआ 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन गोरखपुर में, तो गोरखपुर में नहीं हुआ है, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा कथन सही नहीं है, सिर्फ पहला सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह में भाग लेगी? यूएई, ओमान, बांग्लादेश या फिर वियतनाम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ओमान के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये पहला होगा, हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। दूसरा कथन है 2+2 बैठक दोनों देशों में से प्रत्येक के 2 उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों, विदेश एवं रक्षा विभागों के मंत्रियों की भागीदारी का संकेत देती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? तो इसके तहत जो प्रावधान किया गया है कितने करोड़ रुपए का किया गया? तो ये 10,900 करोड़ रुपए का किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यह है कथन से संबंधित है। तो पहला कथन है यहाँ पे, हाल ही में भारत ने 23 अगस्त को 2024 को अपना तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया था। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा था। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन जो है यहाँ पे असत्य है, लेकिन कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन 1 जो है यह असत्य क्यों है? तो ये जो मनाया गया 23 अगस्त 2024 को, तो ये जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था, ना कि तीसरा। तो यहाँ पे तीसरा नहीं था, ये पहला था, इस वजह से कथन 1 गलत हो जाएगा, सिर्फ कथन 2 यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या फिर बेंगलुरु? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सोयूज अंतरिक्षयान किस देश से संबंधित है? तो सोयूज अंतरिक्षयान जो है यह किस देश से संबंधित है? यह संबंधित है रूस से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? अजरबैजान, इजराइल, डेनमार्क या फिर अल्जीरिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अल्जीरिया। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकृति दी है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस योजना के अंतर्गत 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का 25% पेंशन दिया जाएगा। दूसरा कथन है, इसमें न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने पर कम से कम 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी होगी। और तीसरा कथन है, यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। तो यहाँ पे कितने कथन जो हैं ये ऐसे हैं कि जो कि सही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? अटल नगर, श्री कैलाश नगर, श्री राम नगर या फिर श्री विजयपुरम? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा श्री विजयपुरम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो जो अंडमान और निकोबार की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, अब उसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे रॉकेट रूमी फर्स्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है। दूसरा कथन है, इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा
ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चक्रवाती तूफान बेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया? तो बेनबिका जो है चक्रवाती तूफान जो है यह किसको प्रभावित किया? तो ये इसने फिलीपींस को प्रभावित किया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मुनाल उपग्रह किस देश का है? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या फिर भूटान? तो मुनाल जो उपग्रह है यह नेपाल का है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? तो ये अध्यापक जो था यह क्या कहलाता था? आचार्य, अधर्यु, उपाध्याय या फिर पुरोहित? तो यह कहलाता था उपाध्याय। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं? अशफाक उल्ला खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल, वाजिद अली शाह? ये कथन जो है उपयुक्त जो ये शायरी दी हुई है किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था वाजिद अली शाह के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा कथन है, उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा कथन है, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। और चौथा कथन है, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से यहाँ पे सही उत्तर देना है। तो सिकंदर के बारे में कौन कौन से यहाँ पे कथन सही हैं? तो सिकंदर के बारे में यहाँ पे पहला, दूसरा एवं तीसरा कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन चौथा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो कि 1665 में की, किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? तो ये जो पुरंदर की संधि हुई थी यह शिवाजी ने किसके साथ की? तो जयसिंह के साथ की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो गांधी जी के जेल में आमरण अनशन के संदर्भ में ये था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन रूबिकॉन जो था यह शब्द चुनाव और लॉर्ड लिंडसगो द्वारा पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। दूसरा है अफगानपुर षड्यंत्र। तीसरा है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। और चौथा है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो यहाँ पे इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण कब किया गया था? तो 1327 में किया गया। अफगानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? तो ये षड्यंत्र 1325 में हुआ था। 1325 में हुआ। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई थी? तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो हुई थी यह 1296 में की गई थी। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1192 में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की हत्या, फिर होगा अफगानपुर षड्यंत्र और सबसे लास्ट में होगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4321। 4321 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो यहाँ पे विद्याधर, तो विद्याधर का जो काल था यह था 1019 से लेकर के 1029 तक। शासनकाल इनका 1019 से लेकर 1029 तक था। धंग का शासनकाल कब से कब तक था? तो 950 से लेकर के 1002 ईस्वी तक था। और यशो वर्मा का जो शासनकाल था वो 1019 से लेकर के 1029 तक था। सॉरी, यशो वर्मा का जो शासनकाल था यशो वर्मा का जो शासनकाल था 930 से लेकर के 950 तक था। 930 से लेकर के
950 तक। और कीर्ति वर्मा का जो शासनकाल था ये था 1060 से लेकर के 1100 तक इनका शासन काल था। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगे यशो वर्मा, जिनका शासनकाल था 930 से 950 तक। फिर सेकंड नंबर पे आएंगे धंग, जिनका शासनकाल 950 से 1002 ईस्वी तक था। और फिर तीसरे नंबर पे आएंगे विद्याधर, जिनका शासनकाल 1019 से लेकर के 1029 तक था। और फोर्थ स्थान पर आएंगे कीर्ति वर्मा, जिनका शासनकाल 1060 से लेकर के 1100 ईस्वी तक था। तो यहाँ पे इसका जो सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 3 3 2 1 4, 3 2 1 4 यहाँ पे सही इसका सीक्वेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? लेडन और रस्किन, विलियम हॉकिंस, फिंच या फिर विलियम जोन्स? तो यहाँ पे बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जो है यह किया गया था लेडन और रस्किन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ युद्ध है और दूसरी तरफ यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 में हुआ था। तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो तैमूर ने 1398 में तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे बी का 1 हो जाएगा। और तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था यह 1565 ईस्वी में हुआ था। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था यह 1529 में हुआ था। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इंपीरियल गजेटियर के जो संकलनकर्ता थे यह थे विलियम विल्सन हंटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो जो रंपा विद्रोह हुआ था यह 1879 से 80 के बीच हुआ था। तो ए का दूसरा हो जाएगा। पाबना किसान विद्रोह कब हुआ था? तो पाबना किसान विद्रोह जो हुआ था यह 1873 से 76 के बीच में हुआ था। 1873 से 76 के बीच में। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1859 से 60 के बीच में हुआ था बंगाल नील विद्रोह। जयंतिया विद्रोह कब हुआ? तो जयंतिया विद्रोह 1860 से 1863 के बीच में हुआ। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे भी तो यहाँ पे एक तरफ पार्टी दिए हुए दूसरी तरफ उसके संस्थापक का नाम दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई आर.एम. राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। एक का दूसरा हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई पी.सी. जोशी जी के द्वारा। तो ये का चौथा हो जाएगा। स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना तो 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू और C.R. दास के द्वारा। और गदर पार्टी की स्थापना तो 1913 में लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 1 2, सॉरी 2 4, यहाँ पे 2 4 1 3 होगा, 2 4 1 2 नहीं होगा। ऑप्शन में यहाँ पे 2 दिया हुआ है जो कि 3 होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्य, चोल, कदम या फिर कलचुरी? तो ये विशेषता किन शासकों की थी? तो ये जो विशेषता थी कि अपने शासनकाल में ही अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित कर देना, अपने जीते जी एक तरीके से उत्तराधिकारी घोषित करना, ये जो विशेषता थी तो ये चोल काल की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या फिर इब्राहिम शाह? तो यहाँ पे जौनपुर राज्य का अंतिम जो शासक था यह था हुसैन शाह। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जौहर या फिर B.R. अम्बेडकर? तो यहाँ पे अंतरिम सरकार के बारे में पूछा गया है। तो अंतरिम सरकार जब बनी थी तो इसमें जो सदस्य नहीं थे वह थे भीमराव अम्बेडकर जी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या फिर ब्राह्मी? तो यहाँ पे जो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी यह थी ब्राह्मी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित हैं। घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही
कालक्रम का चयन कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी। तो यहाँ पे इनको सीक्वेंस से लगाना है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह 7 से 1 दिसंबर के बीच हुआ था 1931 में। 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था, तो 26 से 29 मार्च 1931 के बीच में हुआ था। मार्च 1931 के बीच में हुआ था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को 1931। और इसके आगे जो है गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता जो है यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉलेज की स्थापना हुई थी यह हुई थी हिंदू कॉलेज की, जो कि 1817 में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयासों से हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की गई थी। कहाँ पे, तो कलकत्ता में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन जो तुर्मय था ये मिस्र का राजा था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया, तो क्या आह्वान किया गया इनके द्वारा? तो यहाँ पे इनके द्वारा जो आह्वान किया गया यह था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था चंपारण, बारदोली, बेगू या फिर बिजौलिया? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी बिजौलिया। तो यहाँ पे बिजौलिया आंदोलन जो है यह भारत का प्रथम किसान आंदोलन था, जो कि 1913 में इसका जो नेतृत्व किया गया था साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था। और 1915 में इस आंदोलन में विजय सिंह पथिक भी शामिल हुए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इन्होंने कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सफलतापूर्वक अपने राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, इसमें से कौन थे? तो ये थे बहराम जी एम मालाबारी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ प्रवर्तक दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले, बिल्कुल सही है। सोशल सर्विस लीग NM जोशी, बिल्कुल यहाँ पे सही सुमेलित है। सेवा समिति NN कुंजरू, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन श्री राम, तो सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है यह 1903 में चंद्रावरकर भंडारकर द्वारा की गई थी, ना कि श्री राम के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो 10 रोजा पत्रिका जो है ये अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ समुद्री यात्री हैं, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा जो है एक पुर्तगाली था, जो कि वास्को डिगामा तो यहाँ पे कांची से इनको रिलेट करेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के थे? तो कोलंबस जो है यह एक स्पेनी यात्री थे, समुद्री यात्री। कैप्टन कुक, तो कैप्टन कुक जो है यह ब्रिटेन से संबंधित थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। और तस्मान जो है ये हॉलैंड से संबंधित थे और इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की। तो यहाँ पे 2 1 4 3 इसका सही कूट हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। अमरनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ या फिर विश्वनाथ। किसमें जो है 3 ऐसी जगह है जहाँ के देवता समान ही हैं और एक स्थान ऐसा है जहाँ पे देवता भिन्न है। तो कौन सा वो स्थान है जहाँ पे देवता भिन्न है? तो जगन्नाथ जो है, यहाँ पे जो भगवान है वो ये मुख्य देवता यहाँ पे जगन्नाथ यानी कि कृष्ण जी हैं, जबकि अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ ये तीनों भगवान शंकर से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ पुस्तकें दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। वैलेंटाइन्स रूल, द इंडियन स्ट्रगल, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन अनरेस्ट, बीडी सावरकर, अनहैप्पी इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी वैलेंटाइन्स रूल की जो पुस्तक है वह इंडियन अनरेस्ट है, ना कि द इंडियन स्ट्रगल। तो द इंडियन स्ट्रगल जो है यह सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है और इंडियन अनरेस्ट जो है यह वैलेंटाइन सिरोल की रचना हो जाएगी। और बीडी सावरकर का यहाँ पे अनहैप्पी इंडिया दिया हुआ है जो कि सही नहीं है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हैं या लाला लाजपत राय जी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो इसके पश्चात जो है लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। दूसरा कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त तो सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो इसमें से कौन सी शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो संसद के दोनों सदनों के शस्त्रों का आह्वान प्राप्त है ये शक्ति। संसद के शस्त्र का शस्त्रावसान भी राष्ट्रपति कर सकते हैं और लोकसभा का विघटन जो है ये भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। संसद का स्थगन जो है यह राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ? तो ये जो संशोधन हुआ यह किया गया किसके कार्यकाल में? तो यह राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था 1989 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एक मामले में पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? दहेज प्रतिषेध विधेयक, पेप्सो विनियोग विधेयक, भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक या फिर हिंदू कोड बिल। तो किसमें जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है मर्यादा, पक्षत्याग, अंतःप्रदन या फिर बैठ जाना। तो ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बैठ जाना। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करें। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं, बिल्कुल सही है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं, गलत है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सर्वाधिक सीटें कहाँ पे हैं? तो उत्तर प्रदेश में हैं। स्थानीय निकायों की चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था है, तो ये भी यहाँ पे सही है। तो पूछा गया है कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है और यदि ऐसा नहीं होता है तो नियुक्ति के 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य जो है कौन सा कथन है? तो दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है ये लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसी से यानी कि हमारी जो संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, सिर्फ पहला कथन सही है। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सहमति के बिना अथवा सहमति की संभावना के आधार पर ना तो किसी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही किसी
सैन्य बलों को तैनात कर सकता है, ना ही कहीं सैन्य बलों को तैनात कर सकता है। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो यह हो जाएगा संसद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और उससे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो इसके लिए उत्तरदायी आर्थिक कार्य विभाग है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है या करते हैं? पहला है कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, या फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। दूसरा कथन है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने। तीसरा कथन है, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में जो है राज्य का दर्जा दिया गया, ना कि 1986 में। तो यहाँ पे यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये जो प्रावधान किया गया है ये अनुच्छेद 338 और 338 में किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से। कथन है, किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। दूसरा कारण क्या है? तो संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों और शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से लवरेज जीवन जीने हेतु सभी आधार प्राप्त होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है पहला है, इस अधिनियम के द्वारा ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा कथन है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं इनका जो सिद्धांत लिया गया है ये कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 16। नीचे दिए गए उत्तर का प्रयोग करके सही कथन का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 13 में नहीं, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा एवं चौथा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों के केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में है। तो बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे सुमेलित है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का है, बिल्कुल सही है। नदी बोर्ड्स एक्ट जो है 1970 दिया हुआ है। तो नदी बोर्ड्स एक्ट जो है 1956 का है, 1970 का नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय जल नीति 1987 है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। तीसरा है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। और चौथा है, कार्यपालिका मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है और चौथा यहाँ पे सही नहीं है, उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। शेयर बाजार जो यहाँ पे समवर्ती सूची दिया हुआ है यह सही नहीं है। शेयर बाजार जो है यह संघ सूची का विषय है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं, तो ये जो वेतन और भत्ते हैं ये दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का अंतिम लक्ष्य मानवता थी। दूसरा कथन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के कथानुसार भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत में गहरी आस्था होनी चाहिए, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और लाभान्वित होने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके गठन के पश्चात इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे यह थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस पार्टी का जो गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री। दूसरा पॉइंट है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। तीसरा पॉइंट है, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। चौथा पॉइंट है, जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। अब यहाँ पे उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है यहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निम्नलिखित में से किन किन घटनाओं से संबंध रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन, भूदान आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बिहार आंदोलन, रॉलेट एक्ट और आपातकाल का विरोध। तो यहाँ पे किसका किसका संबंध जो है यहाँ पे जयप्रकाश जी से था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, भूदान आंदोलन, बिहार आंदोलन और आपातकाल का विरोध। तो 1, 2, 4, 6 यहाँ पे सही हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण के पक्षधर थे। दूसरा है, तुर्की के कमाल तुर्क से भिन्न नेहरू के विचारों में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। तीसरा कथन है, नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रतिचक्रवात उच्च वायुदाब के क्षेत्र हैं जहाँ पवनें अंदर की ओर चक्रीय प्रवाह करते हुए प्रवाहित होती हैं। दूसरा कथन है, उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में होती है। तीसरा कथन है, प्रतिचक्रवात की स्थिति वर्षा में होती है, वर्षा होती है। यहाँ पे है कि प्रतिचक्रवात की स्थिति में वर्षा होती है। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है ये पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सभी कथन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रतिचक्रवात की स्थिति में पवनें बाहर की ओर चलती हैं, अंदर की ओर नहीं चलती हैं। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है, जो पहला यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि अंदर की ओर पवनें अंदर की ओर चलती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाहर की ओर प्रतिचक्रवात में पवनें चलती हैं। दूसरा कथन है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में होती है, तो यहाँ पे ये भी कथन जो है ये गलत दिया हुआ है। प्रतिचक्रवात में वायु की जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के अनुसार चलती है, तो यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा कथन है कि प्रतिचक्रवात की स्थिति में वर्षा होती है, तो गलत है। चक्रवात की स्थिति में वर्षा होती है, प्रतिचक्रवात में नहीं। प्रतिचक्रवात में मौसम साफ हो जाता है, ये सी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल गलत हैं, जिसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंपोज तथा लानोज उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, मध्य अफ्रीका, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या फिर पूर्वी एशिया। तो ये जो घास स्थल हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अपनतीय घाटी का, अभिनतीय घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का या फिर रिफ्ट घाटी का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, रिफ्ट घाटी का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही
है या हैं। पहला है महासागरीय जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप का विकास उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्पष्ट रूप से होता है। दूसरा कथन है उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं की दिशा घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। तीसरा कथन है उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं पर मानसून का प्रभाव पड़ता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा कथन सही नहीं है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं की जो दिशा है यह घड़ी की दिशा के विपरीत नहीं, घड़ी की दिशा के अनुसार चलती है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला एवं तीसरा सही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पे काली मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये जो है गुजरात में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी और आंध्र प्रदेश में, पंजाब में ये नहीं पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पद्धतियों के में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला एवं तीसरा। तो भूमि की कम या शून्य जुताई के माध्यम से और फसल अवशेष को खेत में ही रहने देने से जो है क्या कर सकते हैं? तो कृषि में जल संरक्षण इन दोनों विधियों द्वारा हो सकता है। तो पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है मोनेक्स किससे संबद्ध है? मॉन्ट्रियल प्रयोग, मौद्रिक प्रयोग, चंद्र विषयक प्रयोग या फिर मानसून प्रयोग। मोनेक्स जो है इसका संबंध किससे है? तो मोनेक्स का जो संबंध है यह मानसून प्रयोग से है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मोनेक्स मानसून प्रयोग का संक्षिप्त रूप है। यह मानसूनी परिसंचरण एवं इससे संबंधित अन्य मौसमी परिघटनाओं की बेहतर समझ हेतु ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च प्रोग्राम के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है डेनमार्क का औद्योगिक विकास कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ। दूसरा कथन है ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का औद्योगिक विकास छोटी छोटी बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण के द्वारा हुआ। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ झील दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य, इनको सुमेलित करना है। तो नागार्जुन सागर झील के बारे में दिया हुआ है, ये कहाँ पे स्थित है? तो नागार्जुन सागर जो है यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। तो ए का हो जाएगा, एक मिनट, ए का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। और पुलिकट जो है तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। स्टेनले लेक जो है यह किस राज्य में है? तो स्टेनले जो है यह तमिलनाडु में हो जाएगी और भवानी सागर जो है यह हो जाएगी केरल में। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फुलानी पश्चिम अफ्रीका, एक तरफ यहाँ पे जनजातियाँ दिया हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे देश दिया हुआ है किस देश में पाई जाती हैं। बंतू सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका, नूबा सूडान। तो यहाँ पे कौन सा एक ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे बंतू सहारा दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सहायक नदी है, दूसरी तरफ मुख्य नदी दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे काबिनी जो है यह किसकी सहायक है? तो काबिनी जो है यह कावेरी की सहायक है। मूसी, तो मूसी जो है यह कृष्णा की सहायक है, मूसी के किनारे ही हैदराबाद शहर है। और केनुला, तो केनुला जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक है। और प्राणहिता जो है यह गोदावरी की सहायक है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में 2, 1, 4, 3 दिया हुआ है कूट। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। तो किनकी जो है यह जापान में है। कैंटोन जो है यह चीन में स्थित है। लॉरेन जो है यह फ्रांस का क्षेत्र है। और बेलो हॉरिजॉन्टले जो है यह ब्राज़ील में स्थित है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा 2, 1, 4, 3 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित
को सुमेलित कीजिए। कपास, 1 मिनट, इनको सुमेलित करना है। तो इनको सबसे पहले कपास के लिए यहाँ पे जलवायु के बारे में दिया हुआ है, मौसम की दशाएं। तो कपास के लिए जो यहाँ पे होगा, वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर और तापमान जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी कि कपास का हो जाएगा दूसरा, ए का हो जाएगा दूसरा। जूट के लिए, तो जूट के लिए वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर या अधिक भी और तापमान जो है 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। तो बी का हो जाएगा पहला। और साथ ही गन्ना, तो गन्ने के लिए वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर और तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सी का हो जाएगा चौथा। और गेहूं के लिए तो वर्षा जो है यह 50 से 75 सेंटीमीटर और तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और बाद में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ टिप्पणी दिया हुआ है। माजुली जो है क्या है? तो माजुली जो है असम में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ए का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। और हुगली जो है, हुगली तो हुगली जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो हुगली हो जाएगी एक ज्वारीय नदी। हुगली जो है एक ज्वारीय नदी हो जाएगी। अनाईमुड़ी जो है पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया हुआ है दक्षिण गंगोत्री, तो दक्षिण गंगोत्री जो है यहाँ अंटार्कटिका में अस्थायी शोध संस्थान, जिसे 1989 में बंद किया गया और 1990 से 91 में जिसका स्थान मैत्री ने ले लिया। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 4 1 2 3, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्टेप शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव नहीं होता है? किस स्थान पर नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्थ। यानी कि पर्थ जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ सागर है, दूसरी तरफ सागर से लगा देश दिया हुआ है। तो एड्रियाटिक सागर से अल्बानिया, काला सागर से क्रोएशिया, कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान, भूमध्य सागर से मोरक्को, लाल सागर सीरिया। उपयुक्त में से कौन से युग्म जो है यहाँ पे सुमेलित हैं? ये पूछा गया है, कौन से युग्म यहाँ पे सुमेलित हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एड्रियाटिक सागर से अल्बानिया बिल्कुल सही सुमेलित है। और कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान और साथ ही भूमध्य सागर से मोरक्को लगा हुआ है, यहाँ पे सही सुमेलित है। तो यहाँ पे 1 3 और 4 ये इसका सही सुमेलित दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो यहाँ पे सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा जो है कनाडा की है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दूसरा है, मणिपुर के पूर्वी भाग से बहने वाली नदियां भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तंत्र में सम्मिलित हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ पे दिया हुआ है कि बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, तो बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है, मेघना की सहायक नदी है। और साथ ही मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली जो नदियां हैं वह चिदबिन नदी की सहायक नदियां हैं जो कि मामबेर में बहती हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र की सहायक है, दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है बैकाल झील को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में चट्टानी पदार्थों का रासायनिक अपक्षयण सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पश्चिमी घाट में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ पादप है, दूसरी तरफ प्रकार दिया हुआ है, टमाटर, साग, आम वृक्ष, नींबू झाड़ी, मनी प्लांट, साग। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मनी प्लांट जो साग दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। मनी प्लांट जो है एक आरोही लता है, ना कि साग है। साग मतलब खाने वाला साग जो होता है उसके संदर्भ में दिया हुआ है, तो मनी प्लांट कोई साग नहीं है। यह जो है एक
आरोही लता यानी कि बेल टाइप का पौधा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो पौधे का जो भाग यहाँ पे उपयोग में लाया जाता है केसर बनाने के लिए, उसे वह जो है वर्तिकाग्र है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त रसायन का नाम क्या है। तो कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त जो रसायन है यह है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो विटामिन जो है बी दूध में नहीं होता है, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी विटामिन ए जो है रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क व सल्की हो जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है, जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, ये भी सही है। विटामिन B1 थायमीन के अभाव में हृदयघात हो सकता है, ये भी यहाँ पे सही है। जो यहाँ पे सही नहीं है वह है ऑप्शन ए, यही इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण है निम्न आयनन ऊर्जा, उच्च आयनन ऊर्जा, हाइड्रेशन की एल्नेथैल्पी का उच्च होना, या फिर निम्न विभव मान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्न आयनन ऊर्जा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कार्य का मात्रक जूल है। दूसरा है, शक्ति का मात्रक वाट है। तीसरा है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है यह सही नहीं होगा। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है, तो पहला एवं दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत है, पहला एवं दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समस्थानिकों तथा संभारिकों के संबंध में सही है यहाँ है। पहला है, समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है। दूसरा है, संभारिकों में परमाणु संख्या समान होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि समस्थानिकों तथा संभारिकों के संबंध में कथन दोनों यहाँ पे सही नहीं है। समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमानों के परमाणुओं को कहते हैं, जबकि संभारिक जो है समान परमाणु द्रव्यमान और भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों उल्टा दिया हुआ है, तो दोनों यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। दूसरा कथन है, अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। अब यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे कथन गलत है परंतु कारण सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिकेंद्र बल से संबंधित कौन सा कथन सही है यहाँ है। पहला है, साइकिल सवार का वित्तीय मोड़ पर मुड़ना। दूसरा है, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का गति करना। तीसरा है, डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति। तो यहाँ पे अभी केंद्र बल के उदाहरण के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी अभिकेंद्र बल के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है। तो नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्षारण अथवा ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। दूसरा है, इसके प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीवाश्म नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने में सक्षम नहीं है। दूसरा है, बिजली चमकने से उत्पन्न उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन का
नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। कारण क्या है कि टिन लोहे में कम क्रियाशील, टिन जो है लोहे से कम क्रियाशील होता है। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए। कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो निकायों के मध्य अथवा किसी निकाय तथा उसके परिवेश के मध्य ताप में अंतर के कारण होता है। दूसरा कथन है ऊष्मा को केवल केल्विन में व्यक्त किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, केवल एक यहाँ पे सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है रक्त एक संयोजी ऊतक है। दूसरा है लाल रुधिर कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाओं तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। और तीसरा कथन है प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित द्रव्यों में किसका उपयोग वस्तुओं के कार्य परीक्षण के लिए प्रशीतक के रूप में किया जाता है? तो प्रशीतक के रूप में द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गलत है। जब आवेश जो है पॉजिटिव निगेटिव होते हैं तो ये आकर्षित करते हैं, अगर निगेटिव एक दूसरे को किया जाएगा तो नहीं आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे पहला कथन असत्य है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो समिति है यह संबंधित है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? तो हरित क्रांति का जो प्रभाव था ये किन किन क्षेत्रों में था? तो ये जो है हरियाणा, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी में था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। दूसरा कथन है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार को बफर स्टॉक कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा? तो वो जो संकट हुआ उसका जो प्रमुख कारण था 1991 के आर्थिक संकट का, उसका जो कारण था बाहरी ऋण का उच्च स्तर था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य थे? समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सारे लक्षण जो थे या पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषताएं थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला है जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि पर निर्भर करती है। दूसरा है निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो कौन सा कथन यहाँ पे इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी असत्य नहीं है, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? तो श्रम बल जनसंख्या में जो है 15 से 59 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त हो, जब किसी खास फसली मौसम में रोजगार प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो तृतीय क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होते हैं?
तो बैंकिंग जो है यहाँ पे शामिल होगी, शिक्षा भी शामिल होगी, स्वास्थ्य भी आएगा और संचार भी आएगा। तो ये चारों यहाँ पे शामिल होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उच्च निर्धनता दर के प्रमुख कारण हैं। जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि, बेरोजगारी, आय समानता, भूमि संसाधनों की कमी। तो ये सभी कारण जो हैं भारत में उच्च निर्धनता के कारण हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। और दूसरा कथन है, सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों के अवरोध तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मित्र, व्यापारी, साहूकार, रिश्तेदार। तो इन चारों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हेग, नैरोबी, जिनेवा या फिर डरबन। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है यह स्थित है जिनेवा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 11वीं पंचवर्षीय का कार्यकाल कब से कब तक था। तो 2007 से लेकर के 2012 तक इसका कार्यकाल था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान भारत की किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई। तो यहाँ पे 2001 से 2011 के बीच में जिसकी जनसंख्या सबसे कम वृद्धि जिस राज्य की जनसंख्या में हुई वह था नागालैंड, जो कि मतलब निगेटिव में चला गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, UNEP की कोलंबो उद्घोषणा संबंधित है। तो यह वैश्विक नाइट्रोजन चुनौती के समाधान से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के परिणाम स्वरूप बना। तो यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी के परिणाम स्वरूप जो यहाँ पे अधिनियम बना वह था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया। तो भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम जो है यह अधिनियमित किया 1980 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। आगे चलिए अभी हिंदी का जो है पेपर भी सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए हिंदी सॉल्व करते हैं। अब हिंदी सॉल्व करते हैं यहाँ पे। और हिंदी में यहाँ पे जो है व्याख्या नहीं होगी, यहाँ पे बस हम क्वेश्चन बताएंगे और पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि गला बैठ जाता है एकदम 2 घंटे बोलते बोलते, 1 से 1.5 घंटे बोलना पड़ता है। तो इसकी वजह से सिर्फ यहाँ पे आंसर बताते हुए चलेंगे, क्योंकि हिंदी की जो मेरी अलग से सीरीज चल रही है उसमें हमने 56 जो है टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया। और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है और इसका प्लेलिस्ट भी हमने चैनल पे बना दिया है। तो ये वाला टेस्ट सीरीज अगर आप व्याख्या के रूप में चाह रहे हैं तो उसको सॉल्व करिए। यहाँ पे हम जो है कम से कम व्याख्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है सिद्ध, शुद्ध, ग्रहित या फिर विहित। तो यहाँ पे निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विहित। ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरायण का विलोम शब्द है पलायन, विस्थापन, ईशान या फिर दक्षिणायन। तो उत्तरायण का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा दक्षिणायन। ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। आवर्तक का सही विलोम शब्द है प्रवर्तक, अनावर्तक, सवर्तक या फिर समर्थक। तो यहाँ पे आवर्तक का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनावर्तक। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है कौन सा। यहाँ पे विलोम युग्म जो है यह सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वक्र का जो यहाँ पे रिजु दिया हुआ है बिल्कुल सही विलोम शब्द है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्तब्ध के लिए सही विलोम है अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध या फिर लब्ध। तो अस्तब्ध के लिए जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अस्तब्ध। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए
एक शब्द, अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध या फिर दुर्गम। तो यहाँ पे जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा दुर्बोध। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। जो पृथ्वी से संबद्ध है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो पृथ्वी से संबद्ध है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा पार्थिव। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द, पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व या फिर अनागत। जो पहले था पर अब नहीं है इसके लिए जो एक सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा भूतपूर्व। ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द, दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्य या फिर अनुपलब्ध। तो जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा दुर्लभ। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा बहुभाषाविद। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द, ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिगीसु या फिर जिजीविसु। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जो होता है यह होता है जिज्ञासु। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं अनामी, अनिमिका, अनामिका या फिर अनामिका। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो अनामिका लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री गणेश शब्द का विलोम है। तो श्री गणेश का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा इतिश्री। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धनी शब्द का विलोम है, धनहीन, अधीन, अधनी या फिर निर्धन। तो धनी का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा निर्धन। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्मीलन का विलोम शब्द है, अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन या फिर निमीलन। तो उन्मीलन का जो यहाँ पे सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा निमीलन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर यहीं पे उन्मूलन दिया होता तब इसका जो विलोम होता यह हो जाएगा रोपण हो जाएगा। यहाँ पे मात्रा संबंधी और थोड़ा सा उच्चारण भी देखिएगा। उन्मीलन दिया हुआ है तो इसका विलोम निमीलन होगा, लेकिन अगर उन्मूलन दिया होता तो इसका विलोम रोपण हो जाएगा। ऑप्शन तो प्रश्न यहाँ पे 15 का जो उन्मीलन है इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी निमीलन। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकृत का शब्द का विलोम है, अनाधिकृत, अनाधिकृत, अनाधिकारिक या फिर प्राधिकृत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनाधिकृत। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्तृत का विलोम शब्द है, विस्तार, संक्षिप्त, संक्षेप या फिर संक्षिप्त। तो विस्तृत का जो यहाँ पे सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका संक्षिप्त। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक, लेखक, कवि, नाटककार। तो साहित्य से संबंध रखने वाले को कहते हैं साहित्यिक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सरल, सुलभ, सुंदर, सुप्राप्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सुलभ। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगोचर के लिए एक वाक्य क्या होगा। तो जिसका अनुभव जो है इंद्रियों को ना हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अगोचर। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इंदु, दिनेश, मनोज या फिर रात। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है यह तत्सम नहीं है। रात जो है यहाँ पे तत्सम नहीं है। रात का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा रात्रि हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिक्त शब्द का तद्भव है, तीता, तीखा, तिक्ता या फिर तिखन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तीता। तिक्त शब्द का तद्भव तीता हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ससुर का तत्सम शब्द है स्व। तो यहाँ पे ससुर का जो तत्सम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा स्वसुर। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्तनी के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, आधा, कृप, विद्या, व्योम। तो यहाँ पे आधा जो है आधा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आधा जो है यह तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अर्ध हो जाएगा इसका तत्सम। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम शब्द है, कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है, क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो यहाँ पे तत्सम जो है यह हो जाएगा क्लिष्ट। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धीठ शब्द का तत्सम है,
तो ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा, तो ढीठ का जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा धृष्ट। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, वचन, श्लाका, तिक्त, चार। तो यहाँ पे तत्सम कौन सा शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव है, तो ऑप्शन डी में यहाँ पे जो चार दिया हुआ है यह तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा चतुर्थ। चतुर्थ इसका सही तत्सम होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए, रात्रि, दई, बच्चा, कान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी दई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए, कोयल, लाख, कुकुर या फिर भीतर। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पे जो कुकुर दिया हुआ है यह यहाँ पे तत्सम है और इसका तद्भव कुत्ता होता है, बाकी यहाँ पे और शब्द जो दिए हुए हैं ये तद्भव है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कपाट का तद्भव शब्द है, कपड़ा, किमाड़, कांटा या फिर कमर। तो कपाट का जो यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा किमाड़, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या बात करते हैं आप में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे जो विशेषण है यह हो जाएगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हारा कोट मिल गया में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है यह हुआ है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। तो यहाँ पे अनिश्चित जो है परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है। तो इसमें जो चौथा है यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है। तो कुशाग्र जो है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो इस वाक्य में जो विशेषण है यह हो जाएंगे टोटल जो है 3 विशेषण, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तेज, बुद्धिमान, मीठा, पहला। तो कौन सा शब्द यहाँ पे क्रिया विशेषण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तेज, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या फिर व्यक्तिवाचक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा संख्यावाचक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, तो ईमानदार जो है एक गुण है, ये गुणवाचक यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का जो वाक्य होगा यह हो जाएगा वह बहुत थक गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द है, मन, योग, पुरस्कार, युधिष्ठिर या फिर पुरस्कार। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है यह हो जाएगा पुरस्कार, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जहनवी, पश्चात, भगवान या फिर अनधिकार। तो यहाँ पे जो जहनवी लिखा हुआ है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। शुद्ध शब्द चुनिए, कौन सा यहाँ पे शब्द ऐसा है जो कि शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए में जो औद्योगिक लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे जो बर्तन लिखा हुआ है ये यहाँ पे शुद्ध रूप में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, विशेष, विशेष, विशेष या फिर विशेष। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष जो लिखा हुआ है ऑप्शन ए में बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। तो मानवीकरण जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी का शब्द है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करें। तो यहाँ पे जो ऊपर लिखित लिखा हुआ है ऑप्शन बी में यह इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो यहाँ पे कौन सा शब्द जो है शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो अतिवृष्टि जो है ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है।
किसकी बर्तनी जो है यहाँ पे अशुद्ध है, तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे सुरसूसा लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, इसकी बर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, कौन सा यहाँ पे शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, तो हिरण्यकशिपु जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना, तो यहाँ पे ललाम जो है यह स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती या फिर सीता, तो महाश्वेता जो है यह लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें गलत कौन है, भारती, शारदा, भामा, बागेश्वरी, तो कौन यहाँ पे सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे जो भामा दिया हुआ है सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध के लिए दिए गए इन पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए, रोष, अमर्ष, सत्व, कोप, तो यहाँ पे सत्व जो है या क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, बाकी रोष, अमर्ष और कोप तीनों क्रोध के पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कृष्णा का पर्यायवाची है, राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी या फिर यशोदा, तो कृष्णा जो है यह द्रौपदी का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुत्र को यह नहीं कहते हैं, आत्मज, अर्पणा, तनुज या फिर तनय, तो पुत्र को क्या नहीं कहते हैं, तो पुत्र को यहाँ पे अर्पणा नहीं कहते हैं, अपर्णा, क्योंकि अपर्णा जो है यह पार्वती जी का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा को यह नहीं कहते हैं, विष्णुपदी, सुरसरी, सुरधुनी, हेरम्ब, तो हेरम्ब जो है यह गणेश जी का पर्यायवाची है, ना कि गंगा जी का, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, निर्जन, बेजन, आराम, कल्पशाल, तो यहाँ पे बगीचा का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा आराम, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धनंजय का पर्याय है, गुडाकेश, धनुर्धर, सारथी, मृत्युंजय, तो धनंजय का पर्याय कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो धनंजय का पर्याय यहाँ पे हो जाएगा गुडाकेश, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तलवार शब्द का तलवार का पर्यायवाची शब्द है, हलवार, करवाल, घरवार या फिर धारदार, तो तलवार का जो यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा करवाल, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न हिंदी के जिनको हमने सॉल्व किया, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज जो है हमने सॉल्व किया, और यदि आप लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन का क्विज ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विज चलाई जा रही है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, और बहुत ही कम प्राइस में है, और जैसे ही डेट जारी होगा तो इसका जो है प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, तो अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको उसी प्राइस में मिलेगा, तो ज्वाइन करिए, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।